तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके दूसरे पार्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति है केवल फ्रांस में क्यों हुई, फ्रांस के बाहर क्यों नहीं हुई, ब्रिटेन में क्यों नहीं हुई, प्रशिया में क्यों नहीं हुई, ऑस्ट्रिया में क्यों नहीं हुई, केवल फ्रांस में ही फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, तो इस प्रकार की क्रांति बाहर क्यों नहीं हुई, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। लार्जर कंडीशन सेम आउटसाइड, जो परिस्थितियां फ्रांस में थी वही की वही परिस्थितियां मोर और लेस बाहर भी मिली है। यानी ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थी, प्रशिया में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थी। यानी अपन परिस्थितियों से यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो राजा का कुशासन था वो सब जगह पे था। ब्रिटेन में भी लोग परेशान थे राजा से, वहाँ की महारानी से, अत्याचार किया जाता था लोगों के ऊपर, चर्च का अत्याचार सब जगह पे किया गया लोगों के ऊपर। फ्रांस में भी किया गया, प्रशिया में भी किया गया, ऑस्ट्रिया में भी किया गया। क्योंकि जब राजा का शासन होता है तो राजा सारी की सारी शक्तियों को अपने पास रख लेता है, केंद्रीकृत कर लेता है सारी की सारी शक्तियों को। तो इससे जो बाकी लोग हैं, बाकी वर्ग हैं, उनके अधिकार बहुत सीमित रह जाते हैं। तो परिस्थितियां सब जगह पे एक सी थी। जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की परिस्थितियों के बारे में अपन बात करते हैं, यानी राजशाही, राजकीय तानाशाही, सब जगह पे राजा ने अपनी तानाशाही चला रखी थी। डिवाइन राइट की थ्योरी थी, दिव्य सिद्धांत, दैविकता का सिद्धांत, राज्य का दैविकता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है डिवाइन राइट का, कि सब जगह पे थ्योरी राजाओं ने चला रखी थी कि जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है, गॉड का प्रतिनिधि है इस पृथ्वी के ऊपर। तो कोई भी व्यक्ति राजा के खिलाफ विद्रोह न करे और राजा के सारे आदेशों की पूर्ण रूप से पालना हो। क्यों? क्योंकि वो कोई राजा ही नहीं है, राजा होने के साथ साथ वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार की थ्योरी सब जगह पे प्रचलन में थी, ताकि लोग नियंत्रण में रहे, लोग कभी विद्रोह के बारे में सोचे नहीं। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ओल्ड ऑर्डर, जो पुरानी व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है, सब जगह पे थी। क्लास प्रिविलेजेस, कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं उनको विशेषाधिकार दे रखा था। जैसे पादरियों को विशेषाधिकार मिल रखा था, कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार मिल रखा था। तो इस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था यूरोप के सभी देशों में थी। चर्च की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी, चर्च बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था सब जगह पे। येट उसके बावजूद भी जो यूनिक फैक्टर है, यूनिक फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो प्रमुख कारण है, जो मूलभूत कारण है, वह केवल फ्रांस में ही थे। यूनिक फैक्टर्स इन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो यूनिक फैक्टर्स है राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक जीवन में, वह केवल फ्रांस के अंदर ही थे, वो और जगह पे नहीं थे। हालांकि जनरल तरीके से जो कंडीशन है सब जगह पे एक थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक यूनिकनेस थी फ्रांस की पॉलिटी में, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में, फ्रांस के इकोनॉमिक लाइफ में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी जनरेटेड मोनार्की, यानी जो राजतंत्र है उसकी हालत बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। 20 ईयर्स ओल्ड, जो लुइस 16 है, जैसे मैंने बताया था, केवल 20 साल की उम्र में राजा बन गया, अनुभवहीन था, उसको कोई अनुभव नहीं था, तो प्रशासन को ढंग से चला ही नहीं पाया और मूर्खता भरे कई सारे कदम उठाए फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, जिसके कारण भी जो तात्कालीन कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। इन एक्सपीरियंस, इविल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, सफरिंग्स मोर हेयर। इसका मतलब क्या है कि सब जगह पे हालत खराब थी, लेकिन फ्रांस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे राजतंत्र पूरी तरीके से उसका पतन हो चुका था, राजा के पास शक्तियां इतनी बची नहीं थी, राजा शक्तिहीन हो चुका था फ्रांस के लिए। डीजनरेटेड का मतलब ये है कि जो स्तर है बहुत ज्यादा गिर गया था राजतंत्र का। यहाँ का राजा इनएक्सपीरियंस था, केवल 20 साल का था और उसने सारी की सारी शक्तियां अपने पास रख ली। सेंट्रलाइज्ड, इविल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, यानी जो केंद्रीकृत प्रणाली होती है उसकी बुराइयां लोगों के सामने अत्यधिक नजर आने लग गई। तो इन सब चीजों के कारण लोगों के सफरिंग्स भी बहुत हुए, लोगों पे अत्याचार भी बहुत हुआ। तो यह जो अत्याचार है फ्रांस के लोगों पे कहीं ज्यादा हुआ, बाकी जगह की बजाय। कहने का मतलब ये है। फिर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो यहाँ का मध्यम वर्ग था फ्रांस का, इट वॉज एजुकेटेड, यहाँ का मध्यम वर्ग शिक्षित था, बाहर भी रहा होगा शिक्षित, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ यहाँ का मध्यम वर्ग अवेकंड भी था, जागृत भी था, अवेयर भी था। इस कारण फ्रांस में क्रांति हुई है, क्योंकि जो लीडरशिप है वो मिडिल क्लास ने प्रोवाइड किया। ओनली इन फ्रांस, यह परिस्थिति केवल फ्रांस के अंदर ही थी कि जो मध्यम वर्ग है वो एनलाइटन्ड, वो जागृत मध्यम वर्ग था। दे अंडरस्टूड एनिमी क्लास प्रिविलेजेस, जो मध्यम वर्ग है उनको पता था कि उनका शत्रु कौन है। मध्यम वर्ग को पता था कि इनका शत्रु है क्लास प्रिविलेजेस, जो वर्ग के विशेषाधिकार दे रखे हैं
जैसे भारत में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए थे, क्षत्रियों को विशेषाधिकार दिए गए थे, उसी प्रकार से जो चर्च के पादरियों को जो विशेषाधिकार दे रखे हैं, जो कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दे रखे हैं, समस्या यह है। तो उनको अपने शत्रु के बारे में पता रहा कौन है, गिल्ड सिस्टम इनका शत्रु है। तो देवर अवेयर, गिल्ड सिस्टम के बारे में मैंने बात की थी। एक आर्थिक प्रणाली है फ्रांस में जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर कोई नया काम धंधा शुरू करना होता है और गिल्ड की परमिशन लेनी पड़ती है, तो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पे गिल्ड के माध्यम से फ्रांस में पूरा नियंत्रण था। ठीक है, तो उनको पता रहा हमारा शत्रु गिल्ड है, हमारा शत्रु क्लास प्रिविलेजेस है। फोर फ्रंट ऑफ रेवोल्यूशन, इसलिए जो मध्यम वर्ग है वो उसने लीडरशिप प्रोवाइड की, नेतृत्व प्रदान किया फ्रांसीसी क्रांति को। फिर इसके अपन आगे बढ़ते हैं, डी जनरेटेड फ्यूडल सिस्टम। फिर जो फ्रांस की क्या विशेष बात रही है, फ्रांस को जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो सामंत व्यवस्था थी, वो उसका भी पतन होने लग गया। डी जनरेटेड प्रिविलेजेस विदाउट ड्यूटी, यानी जो सामंती वर्ग था उन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जस्ट केवल विशेषाधिकार दे रखा था, यानी उनको अधिकार बहुत अधिक दे रखा था और उसके मुकाबले उन पर जिम्मेदारी ना के बराबर थी। तो ये सिस्टम फ्रांस में था, ये व्यवस्था केवल फ्रांस में थी। बाकी जगह पे जो सामंती वर्ग है उनके पास जिम्मेदारी भी अच्छी खासी होती थी और विशेषाधिकार भी होता था, लेकिन फ्रांस में बिना जिम्मेदारी के उनको खूब सारे अधिकार दे रखे थे। कॉर्वी नामक वो कर लगा सकते थे, जिसको अपन फोर्स्ड लेबर कहते हैं, बंधुआ मजदूरी करा सकते थे किसी से भी। सामंती वर्ग के लोग हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता रहा, किसी प्रकार का कोई कर उनके ऊपर नहीं लगता रहा। राइट टू हंटिंग, उनको अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको शिकार करने का अधिकार भी दे रखा था। फिर इसके बाद है और अलग परिस्थितियाँ कौन सी है फ्रांस में, इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक वर्ग का यहाँ पे प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो जो बौद्धिक वर्ग है मध्यम वर्ग का ही एक भाग रहा है। तो उन्होंने खूब सारे स्पीचेस दी और सरकार के खिलाफ बोला, राजा के खिलाफ बोला, पादरियों के खिलाफ बोला, अपने विचार प्रकट किए लोगों के सामने। तो बुद्धिजीवी का जो योगदान है यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, और यह जो योगदान है केवल फ्रांस में देखने को मिला है। बुद्धिजीवी एकत्रित हो गए, एक हो गए राजतंत्र के खिलाफ। फिर इसके बाद आगे चलते, कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन ऑफ पीजेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो किसान है उनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। ओन्ड लैंड दो स्मॉल, उनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी, लेकिन वो जमीन छोटी होती थी, उनकी साइज बहुत छोटा हुआ करता था जमीन का, खेती की जमीन का। अनेबल्ड टू थिंक अबाउट सर्कमस्टेंसेस, डिसकंटेंट। इसमें जो पॉइंट लिख रखा है वो ये है कि जो किसान थे उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर थी बाकी देशों के किसान के मुकाबले। तो यहाँ पे किसानों को समय मिला कि वो अपने परिस्थितियों के बारे में सोच सके कि जो हमें कोई अधिकार है यहाँ पे दे नहीं रखा है, हमारा शोषण हो रहा है, तो उनको समय मिला और इसी कारण उनमें असंतोष बढ़ गया। वरना क्या होता है, जब समय नहीं मिलता तो किसान अपनी दैनिक दिनचर्या में ही बिजी रहता है, सुबह उठ के उसको कृषि के कार्य में लगना है, शाम को फ्री होगा, तो उनको समय नहीं मिल पाता। यहाँ पे किसानों को समय मिला। फिर इसके आगे चलते हैं, यूएस रेवोल्यूशन। खास बात क्यों फ्रांस में भी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि क्योंकि जो यूएस की क्रांति थी, जो अमेरिका की क्रांति, उसमें फ्रांसीसी सैनिकों ने सहभागिता निभाई। तो इस कारण अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा फ्रांस के लोगों पर। नेचुरल क्लेमिटीज फ्यूल्ड रेवोल्यूशन। फिर फ्रांस में क्या स्पेशल बात थी कि फ्रांस में नेचुरल क्लेमिटीज भी काफ़ी है, जिसको अपन कहते हैं बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना। तो इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी काफ़ी आई। इस कारण क्या हुआ, क्रांति को बढ़ावा मिला, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके थे, फिर ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं हो रही। सोल्जर्स, जो सैनिकों में भी काफ़ी अधिक असंतोष था। बाकी जो यूरोप के देश हैं वहाँ पे सैनिकों में इतना असंतोष नहीं था, लेकिन फ्रांस के सैनिकों में असंतोष था। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाह कम दिया जाते हैं, उनको तनख्वाह कम दी जाती थी। इसका क्या कारण था? क्योंकि जो फ्रांस है उसकी माली हालत बहुत अधिक खराब हो चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन पूरे देश की सही नहीं थी, सरकार के पास पैसा नहीं था, तो कटौती कर दी जो तनख्वाह मिलती थी सैनिकों को। तो सैनिकों में भी रोष व्याप्त हो गया। पुअरली लेड, उनको प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं मिली, नेतृत्व भी नहीं मिला, कुड बी डिफीटेड बाय रेवोल्यूशनरी। तो सैनिक हैं, जो सेना है फ्रांस की कमजोर हो चुकी थी, उसको विद्रोही लोग आसानी से हरा सकते थे फ्रांस की सेना को। बैंक से यूनिक ही है, हाँ, बैंक जिसके बारे में मैंने बात की, माली हालत जो खराब थी ये केवल फ्रांस में थी। ब्रिटेन में सरकार की माली हालत अच्छी थी, प्रोशिया में अच्छी थी, ऑस्ट्रिया के अंदर वहाँ की माली हालत अच्छी थी, लेकिन फ्रांस में सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाई तमाम प्रयासों के बावजूद भी। तो ये कंडीशन यूनिक थी कि अर्थव्यवस्था ही पूरी तरीके से गर्त में जा चुकी थी। अगर अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार कर दिया जाता है लुईस 16 राजा के द्वारा, तो हो सकता है कि क्रांति उसको टाला जा सकता था, लेकिन
आर्थिक व्यवस्था भी अत्यधिक खराब हो चुकी है। नॉट मोस्ट ब्रूटली गवर्न बट मोस्ट एनलाइटन। अब इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि फ्रांस में क्रांति इसलिए नहीं हुई कि वो वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो सबसे बुरी थी, इसलिए फ्रांस में क्रांति नहीं हुई कि वहाँ की शासन व्यवस्था सबसे बुरी थी, लेकिन इसलिए क्रांति हुई कि जो वहाँ के लोग थे देवर मोस्ट एनलाइटेंड। जो फ्रांस के लोग थे वो अत्यधिक जागृत लोग थे, अवेयर लोग थे, एनलाइटेंड लोग थे। तो इस कारण फ्रांस की क्रांति हुई क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को समझा। कई बार क्या होता है, जो इंसान होता है उसका शोषण होता है और उसको पता ही नहीं लगता इंसान को कि मेरा शोषण हो रहा है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए। तो फ्रांस के लोगों में जागृति थी, उनके माइंड एनलाइटेंड थे, वहाँ पे विचारक थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने आम लोगों को उनकी खराब कंडीशन का एहसास दिलाया अपने विचारों के माध्यम से। तो देवर मोर ईगर फॉर रिफॉर्म, इसी कारण क्योंकि एनलाइटेंड लोग थे, यहाँ पे जागृत लोग थे, इसलिए वो किसी भी हाल में सुधार करना चाह रहे थे। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्रेंच सिविलाइजेशन, ये पॉइंट आता है कि जो फ्रांस की सभ्यता है वो बहुत गुणवत्ता पूर्वक सभ्यता थी, हाई स्टैंडर्ड्स थे, उच्च मानक वाली फ्रांस की सभ्यता थी। इस कारण वहाँ पे क्रांति हुई है। ये नहीं कि जो फ्रांस की सभ्यता उसका बिल्कुल निम्न स्तर था, फ्रांस की सभ्यता खराब थी इसलिए वहाँ पे क्रांति हुई है, नहीं। वहाँ की सभ्यता उच्च स्तर की थी। कैसे उच्च स्तर की थी? क्योंकि वहाँ के लोग जागृत हो चुके थे, मध्यम वर्ग वहाँ पे काफी प्रभावी हो चुका था, मध्यम वर्ग का प्रभाव लोगों में अत्यधिक बढ़ गया था। अपन जानते हैं कि मध्यम वर्ग क्या होता है, कहने को ये केवल दो शब्द हैं, लेकिन वास्तव में मध्यम वर्ग ही है जिसने भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। क्योंकि जो जो स्वाधीनता का जो संग्राम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संग्राम की मध्यम वर्ग से हुई है। जब मध्यम वर्ग अवेयर हो गए, जागृत हो गए कि अंग्रेज हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तब उन्होंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भाई बिना नेतृत्व के कोई भी भीड़ काम नहीं कर सकती है, भीड़ को भी चैनलाइज करने के लिए लीडर चाहिए, नेतृत्व चाहिए, नेता चाहिए। कोई नेता कहाँ से निकल के आए? वो सारे के सारे मध्यम वर्ग से निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग शिक्षित है, उन्होंने यूरोप में जाके एजुकेशन ली थी। भारत का जो मध्यम वर्ग है उन्होंने जागृत वर्ग था। ठीक है, चलो इसके साथ ही अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वैसे ही जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।